वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं विद्या वासु अहम। कहानी की शुरुआत में हम वैकुंठ धाम को देखते हैं, जहां पर भगवान विष्णु अपने ध्यान में लीन होते हैं और माँ लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही होती है। तभी वहां पर नारद जी आते हैं और आकर दोनों से कहते हैं, भगवान मैं अभी ब्रह्मा जी से मिलकर आ रहा हूँ, जहाँ मैंने देखा कि उन्होंने अपनी पत्नी माँ सरस्वती को अपने साथ अपने बगल में बैठने की जगह दी है। वहीं भगवान शिव ने तो माँ पार्वती को अपना आधा शरीर दे दिया है, जिससे अर्धनारीश्वर रूप बना। लेकिन ये धरती लोक के पति बहुत चालाक हैं। इनका मानना है कि पत्नियां इनके लिए नौकरानी की तरह है, जिससे ये जो चाहे वो करा सकते हैं। ये सुनकर विष्णु जी समझ जाते हैं कि नारद जी आज फिर से एक नई बहस छेड़ने आए हैं। अब नारद जी की बातें सुनकर माँ लक्ष्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उनसे कहती हैं कि ऐसे पतियों को पत्नियां मिलनी ही नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी मैं तो इस पर बहस नहीं करना चाहता। जवाब में नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो बस धरती लोक में रह रहे इंसानों की शादियों के बारे में बात कर रहा हूँ कि किस तरह शादियों के बाद इंसान बदलने लगता है। इस पर विष्णु जी कहते हैं कि तब तो हमें ये बात सीधे इंसानों से जाननी चाहिए। जिसके बाद सीन धरती पर शिफ्ट होता है, जहां पर एक रिपोर्टर सबसे पूछ रही होती है कि आपके लिए शादी का क्या मतलब है। जवाब में सभी लोग अलग अलग जवाब दे रहे होते हैं कि एक सही लाइफ पार्टनर को ढूंढना ही शादी है। दूसरा कहता है कि जानबूझकर की गई सबसे बड़ी गलती शादी है। और यहाँ तक कि तो एक आदमी रिपोर्टर से ही शादी के बारे में पूछने लगता है। तब एक आदमी बताता है कि शादी का मतलब एक दूसरे की कमियों को जानते हुए भी उन्हें अपनाते हुए उनके साथ जिंदगी के हर पल में रहना, यही शादी है। अब ये देखकर इस पर माँ लक्ष्मी कहती है, इस आदमी के विचार कितने अच्छे हैं। तब नारद जी विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु क्या आप कोई ऐसी शादी की कहानी के बारे में बता सकते हैं जिसमें वो सभी गुण हो जो इस आदमी ने कहे। इसके जवाब में भगवान विष्णु नारद जी को माँ राधा और भगवान कृष्ण की कहानी के बारे में बताते हैं। लेकिन इस पर माँ लक्ष्मी कहती है कि ये तो प्यार वाली कहानी हुई, शादी वाली कहानी नहीं। फिर ये सुनकर भगवान विष्णु माता सीता और भगवान राम की कहानी बताते हैं। नारद जी कहते हैं, ये तो ब्रह्मांड की सबसे अच्छी जोड़ी है, इनमें तो कोई कमी नहीं हो सकती। क्या आप इंसानों में ऐसी किसी शादी के बारे में बता सकते हैं। तब भगवान विष्णु उन्हें विद्या और वासु की कहानी बताते हैं, जो कि दो आम इंसान हैं, और कैसे शादी के बाद दोनों में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। यही इस मूवी की कहानी है। सीन वापस धरती लोक पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम कहानी के हीरो वासु को देखते हैं, जो कि दिखने में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसा लगता है, लेकिन है मैकेनिकल इंजीनियर। वासु अपने बॉस के पास जाता है और उनसे अपने लिए हॉलिडे मांगता है, लेकिन उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें कितना हॉलिडे चाहिए, कितनी छुट्टियां लेते हो तुम। वासु भी कह देता है कि मेरा जब मन होता है मैं ले लेता हूँ। और दोस्तों क्योंकि वासु वहाँ का मेन इंजीनियर होता है, तो इसीलिए उसका बॉस उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता। एंड वासु को भी ये बात पता थी, तो वो काइंड ऑफ दादागिरी करते हुए अपने लिए हॉलिडे लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें मूवी की एक्ट्रेस विद्या को दिखाया जाता है, जो कि जॉब करने वाली प्रोफेशनल लड़की है, और उसके पेरेंट्स उसकी शादी के लिए लड़के को ढूंढ रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स उसे काफी लंबे समय से शादी करने के लिए कह रहे हैं, और विद्या उनकी बातों को हमेशा ही टाल देती है। उसके पेरेंट्स भी परेशान हैं कि कब होगी इसकी शादी, कब होगी। लेकिन तभी विद्या के दिमाग में कुछ आता है और वो शादी के लिए मान जाती है, पर उसके लिए वो एक अजीब सी शर्त रखती है। विद्या तब अपने पेरेंट्स को एक फॉर्म दिखाती है जो उसने खुद बनाया होता है, और वो फॉर्म होता है लड़कों के लिए। अलग ही कॉन्सेप्ट है भैया। तो विद्या का ये मानना है कि अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो खुद बैठकर एक एक करके लड़के को टेस्ट करे, और अच्छा लड़का ढूंढने के लिए उसे ढेरों लड़कों को टेस्ट करना होगा, तभी उनमें से वो बढ़िया लड़के को पसंद कर पाएगी। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो एक फॉर्म बनाएगी जिसे वो सभी लड़के भरेंगे जिनको विद्या से शादी करनी है, और फिर विद्या उस फॉर्म में भरे हुए आंसर्स के हिसाब से ही लड़के को डिसाइड करेगी। ये सुनकर तो उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि भाई इस फॉर्म से तो होने से रही इसकी शादी। लेकिन तब भी विद्या के जिद पर वो उस फॉर्म के जेरोक्स करके पंडित जी को दे देते हैं। आगे हमें वही पंडित जी वासु के घर पर दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ वासु की शादी के लिए लड़कियों की फोटोज लेकर आए होते हैं, जिसमें वैसे तो वासु को कोई भी पसंद नहीं आती, और वो कहता है कि ये सभी लड़कियां बोरिंग है। तभी उसे पंडित जी के पास वो फॉर्म दिखाई देता है, जिसके बारे में जब वो पंडित जी से पूछता है तो उसे विद्या की फॉर्म की पूरी कहानी पता चलती है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद वो पंडित जी से फॉर्म मांग लेता है और उसको भर कर उन्हें वापस भी कर देता है। आगे हम विद्या को अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहां अब उसके पास कई लड़कों के फॉर्म आ गए हैं और अब वो उनको एग्जामिन करने वाली है। लेकिन क्या आप गैस कर सकते हैं कि विद्या इतने सारे लड़कों के फॉर्म को कैसे पढ़ेगी। तो इसका तरीका भी बड़ा अजीब होता है। विद्या खुद फॉर्म को नहीं पढ़ने वाली, बल्कि वो तो बस बैठकर हर क्वेश्चन को 1 से 10 के बीच मार्क्स देने वाली है, जिसमें जिस लड़के को फॉर्म को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे विद्या प्रोबेबली उसी को ही अपना हस्बैंड चुनेगी। अब विद्या अपने पेरेंट्स को वो सभी फॉर्म्स दे देती है और उन्हें कहती है कि मेरे कहने के हिसाब से फॉर्म के हर क्वेश्चंस को मार्क देते रहना। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जहां सभी लड़कों को विद्या को प्रेज करना होता है, विद्या के बारे में अच्छी बातें लिखनी होती है।
जिसमें सभी लड़कों ने विद्या को लेकर बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी होती है, जैसे कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखते मैं पिघल गया, वगैरह वगैरह, जो कि उसके पेरेंट्स को तो बड़े अच्छे आंसर लगते हैं, लेकिन विद्या को इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखाई देता, इसीलिए वो लगभग सभी आंसर को 1 से 5 के बीच में ही मार्क्स देती है। अब इसके बाद आखिरी आंसर आता है वासु का, जिसमें वासु ने लिखा होता है कि ये फॉर्म वाला तरीका बड़ा अजीब है, इसमें मैं ये तो समझ पा रहा हूँ कि तुम ईगो वाली लड़की हो, और मैं बता दूं मैं भी ईगो वाला ही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जोड़ी सही रहेगी। अब ये आंसर बाकी सभी आंसर से 180 डिग्री क्या 360 डिग्री अलग होता है, और विद्या को यह आंसर बड़ा पसंद आ जाता है, जिससे वासु के पहले क्वेश्चन को मिलते हैं 10 नंबर। अब शायद अभी आपको ये मार्क्स देने का तरीका थोड़ा अजीब लगा हो, और मैं सच बताऊं तो मुझे तो बहुत अजीब लगा, लेकिन क्या करें, मूवी है, आगे तो इससे भी अजीब अजीब क्वेश्चन आने वाले हैं जहां पर अजीब मार्क्स दिखेंगे आपको। दूसरा क्वेश्चन होता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी है, जिस पर विद्या अपने पेरेंट्स से कहती है कि जिस लड़के ने अपनी टोटल गर्लफ्रेंड 0 बताई है और या 10 या फिर 10 से ज्यादा बताई है, उन दोनों को 0 दे दो, और 5-6 गर्लफ्रेंड वाले लड़के को 10 नंबर दे दो। एंड दोस्तों, इस लॉजिक के पीछे विद्या का ये सोचना है कि जिस लड़के की 0 गर्लफ्रेंड्स हैं, यानी उसे आज तक किसी ने पसंद किया ही नहीं, तो मैं क्यों उसे पसंद करूं, और जिसकी 10 या 10 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, मतलब वो लड़का लॉयल नहीं है, इसलिए 5-6 गर्लफ्रेंड्स वाले लड़के अच्छे अट्रैक्टिव लड़के होंगे और वो काफी हद तक लॉयल भी होंगे। सरप्राइजिंगली वासु ने भी वहां पर 6 लिखा होता है और उसे भी इस बार 10 नंबर मिल जाते हैं। आगे ऐसी अजीब क्वेश्चंस और उनके मार्क्स का सिलसिला जारी रहता है, और फाइनली 1-2 घंटे के बाद ये सिलसिला खत्म होता है, जहां एंड में वासु को ही मिलते हैं सबसे ज्यादा नंबर, जिसके बाद सीन सीधे विद्या के घर पर शिफ्ट होता है, जहां विद्या और वासु के रिश्ते की बात चल रही होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होते हैं। विद्या उसी वक्त वासु से कह देती है कि मैं जॉब करती हूँ, पहले सुन लेना, और मुझे खाना बनाना नहीं आता। वासु कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो बड़े प्यार से कह देता है ओके, कि हम एक काम करेंगे, ऑल्टरनेटिव डेज पर खाना बना लेंगे और मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा भी दूंगा। इसको सुनकर विद्या बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने इतना ओपन माइंडेड लड़का नहीं देखा था। इसके बाद तो बस दोनों कुछ समय में ही शादी कर लेते हैं और फाइनली दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। आगे हमें शादी वाली रात दिखाई जाती है, तो दोनों रात भर बातें कर रहे होते हैं, जिस बीच वासु विद्या से उसके पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में पूछता है। विद्या तो उसको फ्रीली सब कुछ बता देती है कि उसके कितने बॉयफ्रेंड्स थे, कितने मेल फ्रेंड्स थे, वगैरह वगैरह। अब पता नहीं, इसको सुनकर वासु थोड़ा जेलस हो जाता है और विद्या से थोड़ा चिढ़कर कहता है कि बॉयज को तो बहुत ईगो होता है, और वो अगर कभी तुमसे तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछे तो तुम्हें वो नहीं बताना चाहिए। एंड ये बात विद्या को भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बहुत ही ओपन फीलिंग वाली लड़की है, उसे इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि कोई इसके बारे में क्या सोचेगा, और इसी वजह से उस रात दोनों हल्के से एक दूसरे से नाराज भी हो जाते हैं। खैर, अगले दिन देखते हैं क्या हुआ। दोनों अपना खाना बनाने का रूटीन में आ जाते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि किस दिन कौन खाना बनाएगा, जिसके लिए वो किचन में टाइम टेबल भी सेट कर देते हैं। आगे दोनों का गुस्सा भी शांत हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। एक दिन खाना खाते हुए वासु को विद्या के फोन में एक मैसेज दिखाई देता है, जिसे पढ़ने के लिए वो फोन खोलता है, जिसमें उसको दिखाई देता है कि विद्या ने उसकी सभी सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में लगा दिए हैं, जो कि वैसे तो कोई गलत बात है नहीं, लेकिन जब कुछ दिनों पहले वासु ने विद्या से पूछा था कि हम हनीमून के लिए क्या कहीं बाहर जाएंगे, तो उस समय विद्या का जवाब आया था कि नहीं नहीं, हम पैसे बाहर वेस्ट नहीं करने जाएंगे, बल्कि यहीं इंडिया में कहीं हनीमून के लिए जाएंगे, बाहर नहीं। अब जब ये म्यूचुअल फंड और स्टॉक वाली बात वासु विद्या से कहता है, तो उस पर तो विद्या सबसे पहले इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि वासु ने मुझसे बिना पूछे मेरे फोन को क्यों छुआ, और वो इस बात पर भी गुस्सा हो जाती है कि वासु उसे क्यों बता रहा है कि उसे कहां पर पैसे लगाने हैं और कहां पर नहीं। अब यहाँ पर बात ये होती है कि दोनों ही कमाने वाले लोग हैं, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि हनीमून के लिए दोनों ही पैसे देंगे। पर जहां अपना वासु भाई हनीमून बाहर की कंट्री में जाकर मनाना चाहता है, वहीं विद्या हनीमून तक के पैसे सेव करके इन्वेस्ट करना चाहती है, और इस बात को लेकर दोनों में फिर से हो जाता है झगड़ा। यहाँ पर हम क्लियर देख पाते हैं कि दोनों का ईगो हमेशा इनके बीच में आ रहा है दोस्तों, मतलब दोनों ये चाहते हैं कि जो मैंने बोल दिया वही होगा, और सामने वाले की एक नहीं सुनना। और ये चीज इतनी बढ़ जाती है कि इनके लगभग रेगुलरली झगड़े होने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करना तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए खाना बनाना तक छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर वैकुंठ धाम में दिखाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और नारद जी इस कहानी को देख रहे होते हैं। वहीं इसे देखते देखते लक्ष्मी जी और विष्णु जी के बीच थोड़ी बहस शुरू हो जाती है, जिसमें लक्ष्मी जी कहती हैं कि सभी पतियों को उनकी पत्नियों की वजह से जाना जाता है, जैसे कि लक्ष्मी नारायण, कोई भी नारायण लक्ष्मी नहीं कहता, और घर में लक्ष्मी ना रहे तो जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि ज्यादातर पति ही उस लक्ष्मी के लिए मेहनत करते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन पत्नियां ही हैं जो घमंड करने लग जाती हैं।
और इतना कहकर दोनों प्यार से गुस्से में एक दूसरे से अपना चेहरा घुमा देते हैं। और इस वक्त लगता है नारद जी यही सोच रहे होंगे कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। खैर, वहीं हम वापस अपनी कहानी पर आ जाते हैं, जहां पर वासु को ये बात पता चलती है कि इतने महीने लगातार कंपनी के लिए काम करने के बाद उसे सिर्फ 5% का इंक्रीमेंट मिला है, जिसको देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने बॉस से कहता है कि मेरी की हुई मेहनत से आप हर महीने 150 का इंक्रीमेंट कमा रहे हो और मुझे 30% का भी इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हो। और इससे उसके अपने बॉस से बहस हो जाती है और वह जॉब ही छोड़ देता है। अब ये बात वासु घर पर तो नहीं बता सकता था, क्योंकि उसकी विद्या से पहले ही बात नहीं बन रही, ऊपर से और कुछ झगड़ा भी हो सकता है। और अगर उसने बता भी दिया तो अब उसको विद्या के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कमाई तो है नहीं अब, तो वो फिलहाल तो नहीं बताता। आगे इस वजह से वासु घर पर ही पूरा दिन बिताता है और विद्या इसे थोड़ा नोटिस भी कर रही होती है कि ये ड्यूटी क्यों नहीं जा रहा। हालांकि वासु उसे सच तो बताना चाहता है लेकिन नहीं बता पाता, इसलिए वो इनडायरेक्टली अपने दोस्त से फोन पर बात करने का नाटक करता है और उसे कहता है कि यार मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। और तब वासु को असली में उसके दोस्त का कॉल आ जाता है और विद्या समझ जाती है कि वासु किसी से बात नहीं कर रहा था, अभी तक वो नाटक ही कर रहा था। और जब वो उसको जॉब छोड़ने वाली बात बताने की कोशिश कर रहा होता है, विद्या तो पूरी तरह से शॉक रह जाती है कि वासु ने जॉब कब छोड़ी भाई। हालांकि इससे दोनों के बीच उतनी बातें तो नहीं होती, लेकिन विद्या इस वक्त पर वासु की मदद करने की पूरी कोशिश करती है। वो वासु को अपनी सैलरी में से कुछ पैसे देती रहती है, यानी कि सीधे उसके बैंक अकाउंट में ही भिजवा देती है, क्योंकि ऑब्वियसली वासु सामने से तो पैसे मांगेगा नहीं। अब ऐसे ही किसी तरह दोनों का समय बीत रहा होता है और एक दिन दोनों के पेरेंट्स साथ में घर आ जाते हैं, जहां वो कुछ दिनों के लिए इनके साथ रहने वाले हैं। उस दौरान तो विद्या और वासु बिल्कुल नॉर्मल की तरह, जैसे बहुत अच्छे पति पत्नी होंगे ऐसा बिहेव कर रहे होते हैं। और वो ऐसा भी बिहेव करते हैं जिससे कि इनके पेरेंट्स को पता ना चले कि वासु ने जॉब छोड़ दी है। लेकिन अब पेरेंट्स को ये भी दिख रहा होता है कि वासु ना अब ज्यादा समय घर पर ही रहता है और विद्या ऑफिस जाती है जबकि। तो इसलिए एक रात जब सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब वासु के पिता उससे पूछ लेते हैं कि बेटा हमेशा घर पर ही क्यों रहते हो, जॉब पर क्यों नहीं जाते। वासु तो एकदम शांत हो जाता है और कोई जवाब नहीं दे पाता। तब विद्या सभी से कहती है कि वासु ने जॉब छोड़ दी है, और उसने अपने मन से जॉब नहीं छोड़ी, बल्कि मेरे कहने पर उसने जॉब छोड़ी है, क्योंकि वासु को अब अपना स्टार्टअप शुरू करना है। जिस पर सभी वासु से पूछते हैं कि कौन सा स्टार्टअप। वासु वहां पर समझ जाता है कि विद्या उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी तब सभी से कह देता है कि मैं एक अफोर्डेबल मल्टीमीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलना चाहता हूं, जहां अफोर्डेबल बजट में लोगों को एड्स मिल जाएं। अब इसको सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है कि चलो ये तो बहुत बढ़िया काम है, और वो सोचते हैं कि बढ़िया ही है, वासु जॉब छोड़कर घर पर तो नहीं बैठा, कुछ काम ही कर रहा है। पर सच तो यह है कि वो बस जॉब छोड़कर ही घर पर बैठा है। असल में वासु के मन में ये मल्टीमीडिया एडवर्टाइजमेंट का आइडिया काफी पहले से था, लेकिन उसने कभी उस पर काम नहीं किया। एंड ये बात अब विद्या भी समझ जाती है और वो वासु को अपनी सारी सेविंग्स निकाल कर देती है और उसे कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगी। इसको सुनकर वासु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तब दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। जिसके बाद वासु अपना स्टार्टअप शुरू करता है और दोनों के हार्डवर्क से स्टार्टअप अच्छे से चलने भी लग जाता है, जिससे फाइनली उनका स्टार्टअप कुछ सालों में एक बड़ी कंपनी बन जाती है। और वहीं वैकुंठ धाम में ये देखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बहुत खुश होते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं पति पत्नी एक साथ रहे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उन्हें हरा सकती है और अलग कर सकती है। जिसके बाद विष्णु जी फिर से सोते हुए अपने पैर लक्ष्मी जी की ओर बढ़ा देते हैं। लक्ष्मी जी भी गौर से विष्णु जी को देखती है और इसके बाद हम देखते हैं कि अब विष्णु जी लक्ष्मी जी के पैर दबा रहे हैं। और ये भी कोई गलत बात नहीं है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों खुश रहें वही सही है। बाकी इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना।